चलिए, गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं सब लोग? और तैयारी बढ़िया चल रही है? चलो, आज हम लोग को पढ़ना है रिवीजन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीए इंटर के सिलेबस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। शायद ही कोई एग्जाम हुआ होगा जब ये 14 नंबर का नहीं, पहले तो ये 20 का आता था, लेकिन अब कम से कम 14 नंबर का तो होता ही होता है, कम से कम। ठीक है बेटा, देखिए इसमें होता क्या है। इस पे एक तो याद रखिए S21 लागू होगा। ठीक है, तो आइए मैं आपके साथ शुरू करता हूं कुछ रिवीजन के लिए मैंने शॉर्ट नोट बना रखे हैं और एक यूट्यूब चैनल भी बना रखा है सीए भगवान लाल के नाम से। आप जब भी उस चैनल पे जाएंगे तो आपको सारे ही नोट्स वहां पे मिल जाएगा और सारी क्लासेस भी आपको वहां पे मिल जाएगी, A to Z क्लासेस। ऐसी कोई क्लास नहीं होगी जो हाँ नहीं मिलेगी। सारा रिवीजन रिवीजन के मिलेगी, ऑफ कोर्स डिटेल वाला तो नहीं है, लेकिन रिवीजन वाले सारे क्लासेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेट नहीं चल रहा है क्या? वहां भी राउंड राउंड घूम रहा है, यहां भी राउंड राउंड घूम रहा है, लेकिन वहां भी घूम रहा है, हिल नहीं रहा वहां भी, और यहां भी नहीं हिल रहा। कोई और चैनल खोल के देखिए, कोई भी चीज पता चल जाएगा। यहाँ खोलिए, नया खोल के देखिए, कुछ भी कोई भी चीज खोल के देखिए। खोलिए खोलिए, वही खोलिए। अरे हाई खोलो ना, हाई खोलो, हाई खोलो, पता चल जाएगा। फिर कैसे होगा? वहां ले जाइए, एफएम की बुक लीजिए, है वो भी होगा, नहीं है? रुके रुके, बुक ले जाइए, बुक। कितने बच्चे हैं वहां पे? सब है? चलिए ठीक, 15 बच्चे हैं। ठीक, सर आ गए, जाइए। टॉपर्स की फाइल है वहां पे, एफएम की फाइल है। ठीक है, आ गया। चलिए बच्चों, थोड़ा नेट डाउन हो गया था, अब मेरे ख्याल से हम उम्मीद करते हैं कि अब ओपन हो गया होगा। ओपन हो गया अब? तो चलिए, ये मैंने छोटा सा नोट्स बनाया है कि देखिए दो तरह के फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं। लाइव क्लास में यही प्रॉब्लम है, कभी कभी नेट डाउन हो जाता है, पर कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग हो रहा है बेटा, हम अपलोड कर देंगे। टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट मतलब स्टैंड एलोन, कि एक्स का है तो एक्स का रहेगा, वाई का है तो वाई का रहेगा। जैसे टाटा मोटर्स का अलग है, टाटा केमिकल का अलग है, और टाटा स्टील का अलग है। लेकिन एक होता है कंसोलिडेटेड। कंसोलिडेटेड का मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ग्रुप, याद रहेगा, ग्रुप। अब सवाल उठता है ग्रुप क्या है? ग्रुप का मतलब एक पेरेंट होगा और जितनी भी सब्सिडरी है वो सारी सब्सिडरी होंगी। ठीक है, अब टाटा ग्रुप है पेरेंट, और ये सब बताइए क्या है? सब्सिडियरी है। मतलब टाटा ग्रुप पेरेंट तो नहीं है, टाटा सन्स पेरेंट है। टाटा सन्स पेरेंट है और ये उसके बच्चे हैं, और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? टाटा ग्रुप। ठीक है, पेरेंट कौन है?
इंटरप्राइज विच इज वन और मोर सब्सिडियरी, और भाई सब्सिडरी कौन है, दैट इज कंट्रोल्ड बाई अनदर इंटरप्राइज। ध्यान से पढ़िएगा, एस 21 भी हो जाएगा और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हो जाएगा। जो कंट्रोल किया जाए वो सब्सिडरी और जो कंट्रोल करे वो पेरेंट। कंट्रोल कैसे, ओनरशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 1/2 ऑफ वोटिंग पावर, और या कंट्रोल ऑन कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि अगर बोर्ड 7 है, 4 आपके हाथ में है, यानी कि आप उसको अपॉइंट कर सकते हैं या हटा सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि हमारा कंट्रोल है। ठीक है बेटा। ऑब्जेक्टिव और बेनिफिट ऑफ सीएस क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं? देखो सबसे मेन बात है टू प्रेजेंट द ओवरऑल पिक्चर, चाहे वो पोजीशन हो चाहे वो परफॉर्मेंस हो ऑफ द ग्रुप। ग्रुप की परफॉर्मेंस या ग्रुप का पोजीशन हम जानना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं बेटा, हम अगर पोजीशन जानना हो तो भी या परफॉर्मेंस जानना हो तो भी, तो हम क्या करते हैं, हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगा, मतलब इकट्ठा। तो देखो मैं अभी बैलेंस शीट की बात पढ़ाऊंगा, बाद में पीएल पढ़ाऊंगा, कैश फ्लो आपके सिलेबस में है ही नहीं। देखिए सबसे पहले तो जितने भी आइटम है ना बैलेंस शीट के, सबको जोड़ दीजिए, मतलब डेटर डेटर, कैश कैश, बैंक बैंक, फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट। लेकिन क्या सही में सबको जोड़ देने से हो जाएगा? नहीं, बट जितने म्यूचुअल ऑब्लिगेशन से कैंसिल कीजिए, मतलब डेटर क्रेडिटर, एक का डेटर दूसरे का क्रेडिटर, एक का बीपी दूसरे का बीआर, इसको कैंसिल कीजिए। हम अमालगमेशन में भी करते हैं, वो भी करेंगे हम लोग। और सबसे अहम मुद्दा है गुडविल और कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन। देखिए मैंने बिल्कुल जो कोर बात है ना वही लिख रखी है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। पढ़िए, ये नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे। देखिए, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन, ठीक है ना बेटा। यहां ध्यान दीजिए, इक्विटी शेयर कैपिटल सब्सिडियरी, मतलब जितनी सब्सिडी का इक्विटी शेयर कैपिटल है उसमें आपका जो भी परसेंटेज है, 60% है, 50% है, 70% है, वो ले लीजिए। और उसके प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में, समझते हैं ना प्री एक्विजिशन, ये है डेट ऑफ एक्विजिशन, इसके पहले वाला जो भी प्रॉफिट है उसमें आपका शेयर क्या है, और उसमें से लेस कर दीजिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने 5 लाख में 60% खरीदा था, 3 लाख, रिजर्व था 10 लाख, जिसमें हमारा 60% था 6 लाख, तो 9 लाख हमने खरीदा था। तो 9 लाख की चीज अगर हमें 9 लाख में मिल गई हो तो नो गुडविल नो कैपिटल रिजर्व, और 9 लाख की चीज हमें 10 लाख में मिली हो तो 1 की गुडविल होगी, और 9 लाख की कैपिटल रिजर्व, अगर हमें 9 लाख का इक्विटी में शेयर हमें 8 का मिला हो, 7 का मिला हो, तो बताइए क्या होगा, वो कैपिटल रिजर्व। मतलब 9 लाख की इक्विटी हमने खरीदी है कैपिटल प्लस रिजर्व मिला के, अगर वो सस्ते में मिला है तो प्रॉफिट है, अगर वो ज्यादा में मिला है तो लॉस है। लॉस को कहना है गुडविल और सस्ते को कहना है कैपिटल रिजर्व। याद रहेगा बच्चों को? ठीक बात है ना। चलिए, ये लाइव क्लासेज है, अगर आपको कोई मैसेज करना हो बेटा तो आप मैसेज आराम से करिएगा, हम यहाँ पे देख लेंगे मैसेज और हम आपको उसको जवाब भी देंगे, दोनों ही काम हो जाएगा। ठीक बात है। चला जाए आगे। सर हर चैप्टर के अवेलेबल करवा दो और मैराथन, सो दैट फुल कॉन्सेप्ट इज डन इन लेस टाइम। देखो बेटा जी, एडवांस अकाउंट का, कॉस्टिंग का और एफएम का ये तो सब है। मैंने कहा ना, एक सीए भगवान लाल का चैनल है, आप खोजिए मिल जाएगा। इस पे मैंने अकाउंट का, एडवांस अकाउंट की 22-23 क्लासेस डाल दी है वन शॉट, कॉस्टिंग का डाल दिया है 16, थोड़ा बहुत और है वो भी डाल दूंगा, एफएम का भी डल जाएगा। तो ये तीनों की तो जिम्मेवारी मेरी है, ये तीनों में डाल दूंगा। टैक्स वाले सर से मैं बोलूंगा अगर हो सके तो वो भी। लॉ वाले सर पढ़ा ही रहे हैं, आज भी 4 बजे से क्लास है, तो लॉ का वन शॉट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब आ जाएगा, फिर इंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। चलिए इधर आइए, एग्जाम्पल लेते हैं। ये अगर डेट ऑफ एक्विजिशन है
तो पहले वाले को बोलेंगे प्री और बाद वाले को बोलेंगे पोस्ट। इसे बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट, इसे बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। याद रहेगा। माइनॉरिटी भी ऐसे ही निकालना है। माइनॉरिटी मतलब जो शेयर हमारा नहीं है। मान लीजिए 60 हमारा है तो 40 किसी और का तो है ना। 60 हमारा है तो 40 किसी और का तो है ना। और वो 40 किसी और का है तो वो आपको यहाँ पे देखना है कि मान लीजिए 40% कैपिटल है, 40% प्री इक्विशन, 40% पोस्ट इक्विशन, यही हमारा माइनॉरिटी है। ये लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा, कैश फ्लो नहीं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहाँ दिखाया जाएगा? शेयर होल्डर फंड के ऊपर और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में, शेयर होल्डर फंड के नीचे और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के ऊपर माइनॉरिटी इंटरेस्ट। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें अब देखिएगा वहां पे कैसे दिखाई देता है। ठीक है बेटा जी। तो ये तो बेसिक सी बात रही। अब पहली एडजस्टमेंट बेटा यहां से शुरू होती है। पहले बेसिक बात का एक छोटा सा क्वेश्चन करा दें बेटा। आइए बेसिक बात का एक छोटा सा क्वेश्चन पहले कर लीजिए, तब हम और आगे बढ़ेंगे, अच्छा रहेगा। आइए खूब बढ़िया मैंने आपके लिए बना रखा है कंपाइलेशन। देखिए बेसिक के लिए बड़े अच्छे सवाल हैं ये देखते हैं, ये एग्जाम का सवाल है। अब तेरे नाम देखिए तो, कि फॉलोइंग इज द डेट डिटर्मिनेशन इन ईच केस। माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालिए, मैं तो कहता हूं गुडविल भी निकालिए, सब निकालिए। केस 1 है, कितने परसेंट है बेटा? 90% है। कॉस्ट कितनी है? 2 लाख है। कैपिटल और रिजर्व मिलाया कितना है? ये है ना। और बाद में कितना बढ़ा है? 10,000। ठीक है ना बेटा जी। तो फिर ऐसे में कैसे करना चाहिए, ये बात आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए हम ना एक इस तरह का बेटा स्टेटमेंट बनाएंगे। करने को तो कैसे भी कर सकते हैं, जैसे स्टडी में किया वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इस तरह का बनाता हूं। ये एच लिमिटेड है, या जो भी नाम दिया हो मैंने एच लिख दिया। चलो होल्डिंग मतलब कहने का मतलब माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कंसोलिडेटेड पीएल है। देखिए शेयर कैपिटल लेना है। अब हम जानते हैं कि हमारा हिस्सा है 90%, तो हो ना हो माइनॉरिटी बेटा 10% होगा। हो ना हो माइनॉरिटी कितने परसेंट होगा? 10% होगा राजा। अब 10% जो माइनॉरिटी है ये है बेटा बुक उसकी। 10% जो माइनॉरिटी है उसी की बात करनी है। तो 2 लाख का 10% बेटा कितना बनता है? 20,000। और 2 लाख का 90% 180, ये बनता है ना राजा। और रिजर्व एंड सरप्लस, इसमें से जो प्री है 75, इसमें भी 750 और 67 कर देंगे। और जो पोस्ट है 10,000, इसमें 1,000 इधर कर देंगे और 9,000 इधर कर देंगे। ठीक बात है ना। अब यहीं से बेटा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट घटा देनी है। मैं देख रहा हूं हमारी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 2 लाख। देखो कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप करिएगा बेटा, क्योंकि उसमें ना गलती के भी चांसेज है, सामने कोई बैठा नहीं ना, तो गलती का भी चांसेज है। देखिए कैलकुलेशन यहाँ जो है ना, ये देख रहे हैं आप, 1 2 3 देख रहे हैं, ये हो जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। और ये दोनों जोड़ के ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा। अब देखो ये दोनों जोड़ के बेटा 2 चौक कितना हो रहा है? बड़ा मुश्किल है खुद से करना। खुद से करने की ना हम लोग को आदत नहीं है, क्लास में सामने बच्चे बैठे होते हैं। कर लिया? तो ये देखो बेटा, तो 2 लाख हो गया ये। तो इस तरह से 27,000 मुझे लग रहा है कि कैपिटल रिजर्व है। ठीक है ना बेटा जी। और ये सब जोड़ देंगे तो अब देख ही लो कितना हो रहा है। एक गलती हो गई बेटा, शेयर कैपिटल 1.5 लाख था ना, हमने गलत बांट दिया।
एक 35 बटेगा ना, हमने कॉस्ट ही बांट दिया गलती से, ये 15 है तो ये 23 हो गया। और ये देख लीजिएगा जितना भी होगा वो आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से गुडविल ही होगा। और कॉन्स्टेंटेड पीएल में अपना पीएल जोड़ देंगे तो फिर ये भी निकल जाएगा। तो ये फॉर्मेट नहीं भूलना है आपको, इस फॉर्मेट को आपको हमेशा हमेशा अपने पास रखना है। दिस फॉर्मेट विल कंटिन्यू, ठीक है ना बेटा। आइए कोई और क्वेश्चन देखते हैं। आया कुछ समझ में कि नहीं? कुछ समझ में आया तो थम्स अप दीजिए कि हाँ सर समझ में आया, या जो दिक्कत हो बताएं। यहां से पढ़ना है, कहां से? यहां से, कि परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर यहां रखना है, प्री इक्विशन रिजर्व यहां रखना है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां लेस करना है, इससे आ जाएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ठीक ना। अब उसके बाद माइनॉरिटी में भी वही करना है, हमने दोनों एक साथ करके कर दिया। आइए बेटा एक क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए, तेरे नाम एग्जाम का पूछा हुआ है कि 60% स्टेक है, 1/12 हमारे खरीदने की कॉस्ट है, कैपिटल 100 है, रिजर्व 40 है, पीएल 100 है। पीएल 30 है बेटा, 100 नहीं है, ये लाइन डुप्लीकेट हो गई है, 30 है। इससे आपको कैपिटल रिजर्व गुडविल निकालना है। अब हम मान रहे हैं जिस दिन खरीदा ये उसी दिन का बैलेंस दिया हुआ है, तो देखो ना सिंपल है, 100 कैपिटल का 60% और ये 40 और 30 का 60%, दोनों ले लीजिए और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो भी है उसको लेस कर दीजिए, मुझे लगता है आपकी बात हो जाएगी। सही बात है ना? देखिए ना 60% ये ले लिया और ये ले लिया, टोटल वैल्यू 102 हो गई, कॉस्ट कितनी है? 112 है, इसका मतलब हमने 10,000 क्या दिया हुआ है? गुडविल दिया हुआ है। 5 नंबर में बस इतने से पूछा है, राम राम। फिर पूछा है कि अगर कैरिंग अमाउंट ये हो तब क्या होगा, अगर हमने पैसे और कम दिए हो तो ठीक है, जैसा कम ज्यादा होगा उसके हिसाब से करते रहेंगे, ठीक है कि नहीं। देखो ना ये तो 102 वही रहना है, अब 112 में लीजिए चाहे 94 में लीजिए और चाहे 92 में लीजिए, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। कैपिटल जब गुडविल चेंज होता रहेगा, बाकी सब तो वही आता रहेगा। तो कर सकते हैं ये क्वेश्चन, बताइए मुझे, आगे बढ़े। आइए जरा डिविडेंड का पढ़ लीजिए बेटा। डिविडेंड पेड, देखिए डिविडेंड हमेशा इक्विटी शेयर का परसेंटेज होता है ना, यानी कि फेस वैल्यू का परसेंटेज होता है 10 या 20%। अकाउंटिंग सब्सिडियरी बुक जो है कैसे होती है डिविडेंड की, जो डिविडेंड पे करता है वो कैसे लिखता है बेटा? हु पे, उसके लिए डिविडेंड एक तरह का एक्सपेंस है, पीएल अकाउंट डीआर टू डिविडेंड, हालांकि पीएल अकाउंट नहीं होता, पीएल एप्रोप्रिएशन होता है, टू डिविडेंड पेबल और डिविडेंड पेबल टू बैंक। और अगर डिविडेंड नहीं पे किया, डिक्लेयर हो गया तो बैलेंस शीट में आएगा करंट लायबिलिटी में, तो पे करने वाले के हिसाब से हो गया। अब होल्डिंग कंपनी में आइए, अब होल्डिंग को सबसे पहले बस समझिए कि पूरा डिविडेंड नहीं मिलेगा, जितना शेयर है बस वही मिलेगा, बाकी किसको मिलेगा? बाकी माइनॉरिटी को मिलेगा। जैसे हमें 80 है तो बाकी को 20 मिलेगा, ये 70 है तो 30 मिलेगा। तो इसकी अकाउंटिंग हम नहीं करेंगे, तो माइनॉरिटी के बुक्स में करेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है, माइनॉरिटी के बुक्स हम थोड़ा ना बना रहे हैं, ठीक बात है दोस्त। अब अगर डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड आउट ऑफ प्री इक्विशन प्रॉफिट है तो AS13 लागू हो जाएगा, इन्वेस्टर पर तो AS13 लागू होता है ना। तो AS13 कहता है कि देखो भाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, सॉरी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, कैसे करेंगे? हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डीआर टू डिविडेंड इनकम, बैंक अकाउंट डीआर टू डिविडेंड इनकम, ठीक बात है बेटा। और अगर पोस्ट एक्विजिशन से है तो फिर पीएल में लिखेंगे। ध्यान दीजिए कैसे एंट्री होगी, पहली एंट्री तो यही होगी। अब दूसरी में मेन बात है, अगर पोस्ट है, सॉरी प्री है एक्विजिशन तो इन्वेस्टमेंट,
हम नहीं कर रहे, एज 13 कर रहा, याद है। और अगर पोस्ट है तो फिर यहां आएगा। इसका सावधानी से ध्यान रखना कि इसकी अकाउंटिंग सही हुई है कि नहीं। अगर अकाउंटिंग सही हुई है तो फिर बेटा ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग अगर गलत हुई है तो हमें इसे ठीक करना पड़ेगा, तभी गुडविल, कैपिटल रिजर्व और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सही आएगा, वरना गड़बड़ होगा। ये बात हमेशा आप याद रखेंगे। तो अलग से तो डिविडेंड का कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन बड़े क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट डिविडेंड का जरूर दिया होता है। तो खूब बढ़िया ये समझ लीजिएगा कि डिविडेंड बांटने वाले के लिए तो डिविडेंड नॉर्मल सी बात है। डिविडेंड बांटने वाले के लिए तो डिविडेंड नॉर्मल सी बात है, लेकिन डिविडेंड जो बांट नहीं रहा, ठीक बात है ना, वो अगर बात करे तो फिर उसका मतलब कुछ और होगा, जो बांट नहीं रहा। चला जाए आगे। आइए देखिएगा, एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट पे बड़े क्वेश्चन आते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए, माइनॉरिटी में क्या जाता है, उसका परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल, परसेंटेज ऑफ प्री इक्विशन, परसेंटेज ऑफ लॉस। लेकिन मेन ये पढ़ना है, अगर किसी कारण से उसका लॉस इतना ज्यादा हो जाए कि माइनॉरिटी का बैलेंस निगेटिव हो जाए, तो फिर निगेटिव में नहीं दिखा सकते लायबिलिटी को। लिमिटेड लायबिलिटी कॉन्सेप्ट आपको याद है। तब ऐसे में जो लॉस है वो होल्डिंग कंपनी के शेयर में चला जाएगा। जैसे मान लीजिए माइनॉरिटी का सारा बैलेंस है 10 लाख, लॉस होना शुरू हुआ तो 5 लाख, फिर 3 लाख, फिर 2 लाख, फिर जीरो, अब उसके बाद भी लॉस होगा। तो जीरो से निगेटिव नहीं दिखाएंगे, दिखा सकते हैं, ये कहता है कि अगर कोई कमिटमेंट है, बाइंडिंग एग्रीमेंट है कि वो आपको पैसा देंगे, तब तो अलग बात है। लेकिन बेटा अगर कोई बाइंडिंग एलिमेंट नहीं है तो फिर वो पैसा आपको नहीं देंगे, ठीक है ना, वो पैसा आपको नहीं देंगे। और ऐसे सरकमस्टांसेज में क्या करेंगे राजा आप, ऐसे सरकमस्टांसेज में आप माइनॉरिटी का जो लॉस है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ट्रांसफर कर दीजिए, और बाद में जब सब्सिक्वेंट प्रॉफिट आएगा तो उसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, उसका शेयर, तब तक जब तक कि लॉस खत्म ना हो जाए, अप टू द शेयर ऑफ लॉस। जैसे मान लीजिए होते 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 -50 हमने ले लिया, तो जब क्रॉस होना शुरू होगा तो +50 तक भी हमें दे देना, उसके बाद में माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर जाएगा, नहीं होगा तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट के अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने ग्राफ से ऐसे बताया है कि बढ़ते 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 बढ़ा, कोई बात नहीं, घटते 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 माइनस हो गया, तो जब तक 50 ना हो जाए तब तक माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो पर चलेगा, और फिर उसके बाद जब होगा तब वो जाके ऊपर चला जाएगा। ये बढ़िया पॉइंट बनाया हुआ है कि माइनॉरिटी कभी निगेटिव में नहीं होगा जब तक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। आइए अब इस बात पे क्वेश्चन देखें बेटा जी, इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस पॉइंट को ना मार्क कर लेना सब लोग, इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, कभी भी देखो तो इस बात को ध्यान देना। ये देखो एग्जाम का पूछा हुआ ही है, मई 19, एच लिमिटेड एक्वायर 70% इक्विटी शेयर एट ए कॉस्ट ऑफ 5 लाख, when S Limited had equity share capital and reserve and surplus, but the company follow calendar year as accounting year. In the 4 consecutive year, S Limited performed badly and suffered loss इतना 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 और इतना respectively. Thereafter 2015 S Limited experienced turnaround and registered annual profit इतना, फिर बाद में एनुअल प्रॉफिट इतना और इतना हुआ,
आपको माइनॉरिटी और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बताना है। देखो बेटा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो वही रहेगा, वो तो बदलना नहीं है। 70% है तो 3.5, और फिर ये दोनों की मिलाए कितना होगा बेटा? नहीं, 5 तो खरीदा है, 3.5 और 40, 40 का 70% कितना? 28, और 5 में खरीदा है, तो ये गुडविल वुडविल जो आना होगा वो आ जाएगा, और ये तो नहीं चेंज होना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है ना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन माइनॉरिटी का देखो, माइनॉरिटी का शुरू में तो इसका और इसका होगा 30%, फिर बाद में लॉस होगा 30 लेस होगा, फिर बाद में लॉस होगा 30 लेस होगा, फिर बाद में लॉस होगा 30 लेस होगा, अगर जीरो हो गया तो साइड में चला जाएगा। आओ दिखाते हैं, ये देखो माइनॉरिटी वाला, देख रहे हो, ये हमारा था, कैसे था हमारा? 3.50 था और 40 था, उसका 30%, आई थिंक यही होगा। पांच था, 5 था और 40 था, यही होगा। अब 1.25 लाख का लॉस हुआ तो 30% लेस कीजिए, ठीक है। फिर पॉजिटिव है, 2 लाख का लॉस हुआ, फिर 30% लेस कीजिए, अभी भी पॉजिटिव है, फिर 3.50 हुआ, अरे अब निगेटिव हो गया, तो ये निगेटिव इधर ट्रांसफर कर दीजिए, हमारा बैलेंस कितना होगा? 0। फिर आगे आइए, फिर निगेटिव है, फिर लॉस हुआ, ठीक बात है कि नहीं, वो लॉस फिर ट्रांसफर कर दीजिए इधर 18, ठीक है, हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा? नील। बट याद रखिएगा, हमने उनके एवज में 10.50 और 18, 28.50 हम लेके बैठे हैं किसी दूसरे का दर्द, फिर लॉस हुआ 7.5, वो भी जोड़ लीजिए, लॉस नहीं प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हम यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे, कितना बचेगा? 21, फिर प्रॉफिट हुआ 15, फिर घटाएंगे 15, अब कितना बचेगा? 6। अब की बार जो प्रॉफिट होगा 22.5, 6 घटा देंगे, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट अब कितना? पॉजिटिव आ गया। अच्छा क्वेश्चन है ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट पॉजिटिव आ गया, ये मई 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। इज इट लाउड एंड क्लियर? बहुत ही बढ़िया एडजस्टमेंट बनता है ये। आइए अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर कभी प्रेफरेंस शेयर हो सब्सिडी में तो उसका करंट ईयर का डिविडेंड जरूर घटाइएगा, चाहे क्वेश्चन कहे ना कहे, तभी होल्डिंग कंपनी का शेयर निकालिएगा। मतलब मान लीजिए सब्सिडी कंपनी का प्रॉफिट है 2 लाख, और क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो उसका करंट ईयर का प्रेफरेंस डिविडेंड जरूर घटाइएगा। मान लीजिए 10 लाख है, उसका 6% है, तो ये घटा दीजिएगा। 1.40 का फिर आप माइनॉरिटी होल्डिंग में बांटिएगा, ठीक है ना, 1.40 का आपको जहां बांटना हो बांटिए, लेकिन ये तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, ठीक है बेटा जी। देखते जाइए, कभी भी फिर से पलट के देखना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक बहुत मेन एडजस्टमेंट है, ये एक बहुत ही मेन एडजस्टमेंट है, ठीक है बेटा। देखो, अगर ये डेट ऑफ एक्विजिशन है, कोई भी डेट है, मान लो 1/1/24 को हम डेट ऑफ एक्विजिशन कर रहे हैं, तो उस दिन जो लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट और मशीनरी है, आपने एमेलुएशन पढ़ा है, सेल करने वाला कंपनी अपनी सही वैल्यू पता करने की कोशिश करता है, सेल करने वाला अपनी सही वैल्यू पता करने की कोशिश करता है, सबका हक है। तो सेल करने वाला जब सेल करेगा, या जो भी इन्वेस्टर होगा वो सेल करेगा, तो एसेट लायबिलिटी की सही वैल्यूएशन पे बेचना चाहेगा शेयर का दाम,
निकालना चाहेगा कि भैया हमारे बुक में चाहे जो भी हो, लेकिन आज अगर हमारी एसेट महंगी है तो महंगी होना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मान लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग बुक में इतने का है, करंट वैल्यू ये है, तो ये अपवार्ड वैल्यूएशन हुआ। और उल्टा अगर ये 500 है मशीन और किसी कारण से 400 हो रहा है उसकी वैल्यू, तो 100 का लॉस हुआ, डिवैल्यूएशन लॉस। दोनों को ही हमें ध्यान देना है। देखो अगर बुक्स में दिखा दिया है तब तो रिवोल्यूशनरी रिजर्व आ रहा होगा, प्री इक्वेशन प्रॉफिट है बांट दो, बट 99% क्वेश्चन में बुक्स में नहीं दिखाता। बुक्स में नहीं दिखाता है बेटा, तो क्या करें? मान ले कि भाई हम करेंगे, अगर करेंगे तो क्या होता ये हम दिखाएंगे, ठीक है ना? करेंगे तो क्या होगा ये हम दिखाएंगे। कोई बात है क्या? ऊपर पांडे जी ऊपर दिखा दीजिए बच्चों को, जहां पे बच्चे हैं ऊपर दिखा दीजिए, ठीक है बेटा? तो हम दिखा देंगे कि कहां पे होता है, ठीक है ना? ओके बेटा, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, अगर बढ़ा हुआ है तो फिर वैल्यूएशन बढ़ाएंगे और ये प्री इक्वेशन प्रॉफिट में जाएगा और फिर उसका पीपीई में भी इंक्रीमेंट हम करेंगे, ठीक है बेटा जी? जैसे मान लीजिए 10 लाख का प्रॉफिट हुआ तो प्री इक्वेशन प्रॉफिट में भी जोड़ेंगे और बैलेंस शीट में यहां भी जोड़ेंगे, बट एक दिक्कत है, अगर रिवैल्यूएशन हुआ, चलो पहले ये पढ़ ले रहे, डिवैल्यूएशन उल्टा कर देते हैं। डिवैल्यूएशन में क्या करेंगे? प्री इक्वेशन प्रॉफिट में जोड़ेंगे और डिक्रीज इन पीपी में करेंगे, ओके? अब एस 10 पे आइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे बुक वैल्यू इतनी है तो डेप्सन हम उसी पे चार्ज करेंगे, लेकिन अगर रिवोल्यूशन किया होता है तो डेप्सन तो बढ़े हुए वैल्यू पे चार्ज करते, ठीक है ना? अगर हम बढ़े हुए वैल्यू पे चार्ज करते तो 15 होता, हुआ 10 है, तो क्या ये 5 का एक्स्ट्रा डेप्सन नहीं होना चाहिए? ठीक बात है। तो अगर ये एक्स्ट्रा डेप्सन होना चाहिए तो देखिए डेप्सन सही चार्ज होगा पोस्ट इक्वेशन पीरियड में। बुक्स में रिवैल्यू है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बुक्स में रिवैल्यू नहीं हुआ है तो डेप्सन हम ओल्ड वैल्यू पे चार्ज करके बैठे हैं। एडजस्टमेंट क्या करेंगे अब? अगर अपवर्ड तो एक्स्ट्रा डेप्सन चार्ज करेंगे कहाँ? पोस्ट इक्विजिशन में। और डाउनवर्ड है तो कम करेंगे। देखिए अपवर्ड में हमने ज्यादा चार्ज कर दिया, अपवर्ड में ज्यादा चार्ज करना चाहिए, हमने चार्ज किया कम, तो एक्स्ट्रा डेप्सन चार्ज करेंगे। डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड में बताइए, हमने कम चार्ज किया, हमने कम चार्ज करना चाहिए, कर दिया है ज्यादा, तो फिर कम करेंगे। ठीक बात है ना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है, ये आपके किताब का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। एक क्वेश्चन कराएं बेटा इसके ऊपर हम, आइए हमें क्वेश्चन कराते हैं आपको। क्वेश्चन है 5.7 मई नवंबर 2020 का। ये देखिए, H Limited acquire equity share on 1st October. The balance sheet of two companies as under. मिला आपको? कैपिटल है, कैपिटल है, पीएल है, पीएल है, पीएल है, यहाँ पे बैंक ओडी है, सब कुछ है। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश इन हैंड है। मेन ये है, देखिए हमारा डेट ऑफ एक्विजिशन है 1 अक्टूबर, तो 6 महीने पहले यानी कि ओपनिंग प्रॉफिट ये था, जिसमें से डिविडेंड भी पे किया है और डिविडेंड हमने करेक्टली अकाउंट किया है, प्री इक्विजिशन डिविडेंड जैसा होना चाहिए वैसा ही किया है,
कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लांट और मशीनरी जो इतना है was considered worth 520, एच लिमिटेड चार्ज डिफरेंट 10% पर एनम ऑन प्लांट और मशीनरी। ये देखने की बात है, जो 6 था वो 5.20 हो गया है, मतलब डिवैल्यू हो गया है, और डिप्सन हमने 10% चार्ज करने की बात है। इसका मतलब हमने 6 लाख पे किया होगा, है ना। और हमें कितने पे करना चाहिए उसको मैं अभी बताता हूं। आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना है और सब्सिडरी का भी, मतलब होल्डिंग सब्सिडी का मिला के बनाना है। ठीक है बेटा जी। देखो 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 का तो नहीं आता, अब 14 नंबर का आता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन 14 नंबर के ही होते हैं। 5 क्वेश्चन बनाना होता है, 14 नंबर का, 70 नंबर का होता है। चलिए देखिए, शेयर होल्डिंग हमने पकड़ लिया पहले 80 और 20। नंबर ऑफ शेयर से बात कर ली। अब कैपिटल प्रॉफिट देखिए, जो ओपनिंग रिजर्व है वो तो आएगा ही आएगा। ओपनिंग रिजर्व था, नहीं कुछ बोला तो मानेंगे पूरा ही 4.20। पीएल 1.20 था, लेकिन कहता है कि 10% डिविडेंड दे दिया, तो 8 लाख का 10% डिविडेंड दे दिया तो 40 बचा हुआ है। अब 40 से बढ़ के 3.28 हुआ है, 40 से बढ़ के 3.28 हुआ है, यानी कि 2.88 का प्रॉफिट हुआ है, और 1/2 है प्री, क्योंकि अक्टूबर में हुआ है ना। अक्टूबर में होने का मतलब 6 महीने प्री और 6 महीने पोस्ट, तो ये तो पूरा कैपिटल होगा, ये पूरा कैपिटल होगा, ये आधा कैपिटल होगा आधा रेवेन्यू होगा। और यहीं पे एक प्लांट और मशीनरी का खूबसूरत सा पॉइंट बेटा समझिए, बहुत अच्छा पॉइंट दिखाते हैं आपको हम। प्लांट और मशीनरी देखिए, हमने यहाँ पे परचेज किया 1.10 को, यहाँ पे बुक वैल्यू दी है 6 लाख, और डिप्सन का रेट दिया है 10%, तो जाहिर है हमने इधर 30 और इधर 30 चार्ज किया होगा। तो अब यहाँ पे बुक वैल्यू कितनी आ गई होगी बेटा, 5.70। रिवैल्यूएशन कितना हो रहा है, 5.20, तो डिवैल्यूएशन कितना हुआ, 50। यही बात देखनी है। तो एक तो डिवैल्यूएशन, प्री इक्वेशन प्रॉफिट लॉस है वो देखेंगे बेटा, पहला काम तो ये करेंगे। और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हमें 30,000 किया है, जबकि 52 पे 6 महीने अगर हम करें तो 26 होगा, तो 4 का एक्स्ट्रा डिप्सन है, तो ये 4 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी हम देखेंगे। ठीक है ना, 4 का एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन भी हम देखेंगे। सही है। ठीक है ना बेटा, चलिए फिर ध्यान दीजिए। ये 50 है बेटा, बाकी एक प्राइमरी एक्सपेंसेस भी है तो वो भी राइट अप कर ही दीजिए, उसको रख के क्या करेंगे। ये होल्डिंग का हो गया और ये माइनॉरिटी का हो गया। मान लिया कि राइट ऑफ करना है, मानना क्या है, राइट ऑफ करना, ये प्री इक्वेशन प्रॉफिट है, लॉस है। रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए, 144 याद है, 1/2, और 4 का एक्स्ट्रा डिप्सन, यही मेन पॉइंट था। माइनॉरिटी होल्डिंग में बांट दिया। माइनॉरिटी देखिए, इसको कोई लेना देना ज्यादा है नहीं, कैपिटल प्रॉफिट है वो ले लिया, उसका शेयर, रेवेन्यू प्रॉफिट है उसका शेयर ले लिया। यहां से देखिए ना, 1 और 1 2, और शेयर कैपिटल का हिस्सा तो आएगा ही। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देखिए, जो हमारी कॉस्ट है वो ले ली, डिविडेंड हमने सही बांटा है, शेयर कैपिटल ले लिया, कैपिटल प्रॉफिट ऊपर निकाला था, ये निकाला था ना, 4.27 वो ले लिया। ये है आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व।
ये तो हमने कर ही लिया था रिवोल्यूशन का। प्लांट और मशीनरी का ध्यान दीजिएगा, वो भी हो गया। अब इसके बेसिस पे बैलेंस शीट बनाना होता है बेटा। बढ़िया से शेयर कैपिटल केवल अपना, रिजर्व अपना, और प्लस जो सब्सिडरी का मिला। ट्रेड पेबल तो दोनों जोड़ेंगे, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है नहीं। प्लांट और मशीनरी में थोड़ा चेंज है, याद है, वहां पे हमने चेंज किया था। इन्वेस्टमेंट, सॉरी इन्वेंट्री आएगा, इन्वेस्टमेंट साफ हो जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल में कोई चेंज नहीं, कैश वेस्ट में कोई चेंज नहीं। और हम उम्मीद करते हैं इसके बेसिस पे हम बड़े आराम से बना देंगे बेटा बैलेंस शीट। जानते हैं मेन प्रॉब्लम कहाँ होती है? यहाँ, यहाँ, और अगर गुडविल कैपिटल रिजर्व है तो ये। इसके अलावा कभी कभी फिक्स एसेट वगैरह में कोई पंगेबाजी आ जाए तो देख लीजिएगा, वरना और कुछ होता थोड़ा ना है इसमें। ठीक है बालकों, आगे चला जाए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। फिर आइए थ्योरी। बोनस शेयर, आप सब जानते हैं बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ये इशू ऑफ इक्विटी शेयर होता है टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इन सर्टेन रेशियो होना चाहिए, सर्टेन रेशियो। तो जो इशूइंग कंपनी है, जो इशूइंग कंपनी है, वो बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर की बात करता है। तो रिजर्व कम होगा और कैपिटल बढ़ेगा। ये हम लोगों ने फाउंडेशन में पढ़ा था। ठीक बात है कि नहीं? बाई बैक ऑफ शेयर में भी होता है और यहाँ भी होता है, बट यहाँ कुछ और है बेटा। यहाँ कंसोलिडेशन के हिसाब से सोचना होता है कि क्या होगा, फ्रॉम द एंगल ऑफ कंसोलिडेशन। देखिए, ये जो इन्वेस्टर हैं उनकी बुक में बोनस की कोई एंट्री नहीं होती है, ये समझने की बात है। हाँ, नंबर ऑफ शेयर विल इंक्रीज, नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएगा, और नो चेंज इन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। ठीक है बेटा, ये देखिए सब्सिडरी कंपनी है, मान लीजिए 10,000 है तो 8,000 और 2,000 है। अब इन्होंने बांटा 5,000, तो देखो हमें भी उसी रेशियो में मिलेगा। तो बढ़े हुए का अभी भी 80%, और ये बताना इसलिए जरूरी था कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग में कोई चेंज मत कीजिएगा। कैपिटल बदलने दीजिए, रिजर्व घटने दीजिए, लेकिन और कुछ नहीं। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर बोनस शेयर का सोर्स न दिया है, कहां से बटा है, तो इसके लिए प्रॉफिट फीफो मानिएगा। मतलब मान लीजिए 2022 से, 2023 से, 2024 है, यहाँ बोनस शेयर बट रहा है। अब प्रॉफिट यहाँ 200 है, यहाँ 300 है, यहाँ 100 है, और बोनस शेयर मान लीजिए बट रहा है 300। कहाँ से मानेंगे बोनस शेयर? दे दिया होता तो कहीं से मानेंगे, ना दिया हो तो पहले ये मानेंगे, और फिर ना दिया हो तो ये मानेंगे। यानी कि फीफो बेसिस लेना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके पीछे लॉजिक ये है कि बोनस शेयर कैश में नहीं होता, और पुराने रिजर्व भी कैश में नहीं होते, तो पुराने रिजर्व खत्म कर दो, नया रिजर्व तो काम आएगा डिविडेंड वगैरह में। लेकिन डिविडेंड पता है क्या मानते हैं? लीफो, जो लास्ट में हुआ है वहां से बटा होगा। लॉजिक फिर वही है कि डिविडेंड के लिए कैश भी चाहिए। पुराने रिजर्व में कैश नहीं होता, लेकिन नए रिजर्व में तो कैश होता है ना। ठीक बात है कि नहीं? तो ये बात हमें यहाँ पे देखनी है। आगे बढ़िए, एक क्वेश्चन देखे राजा इस पे, ये देख लो तब देखेंगे। अनरियलाइज प्रॉफिट भी कई बार होता है। देखिए डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम का मतलब है होल्डिंग ने सब्सिडी को बेचा है। तो देखिए ऐसे में जो भी प्रॉफिट है, अनरियलाइज प्रॉफिट है, ठीक बात है कि नहीं? अनरियलाइज प्रॉफिट 100% कम होगा पोस्ट इक्विशन में, क्योंकि होल्डिंग ने कमाया है, और कंसोलिडेटेड रिजर्व में से, स्टॉक में से घटा देना सब्सिडी के। लेकिन अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो प्रॉफिट है वो प्री पोस्ट इक्विशन प्रॉफिट में कम कर देना। अपने आप थोड़ा होल्डिंग में भी कम हो जाएगा, थोड़ा सब्सिडरी में भी कम, माइनॉरिटी में भी कम हो जाएगा।
अब यहाँ पे करोगे, होल्डिंग को 80% मिलेगा कम, और माइनॉरिटी को मिलेगा 20% कम, तो बात तो वही हो जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? चलो, यही है बेटा एडजस्टमेंट। इसके बेसिस पे आप कंसोलिडेशन का कोई भी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। आओ मुझे जरा देखने दो। हम्म 7.5 मई 18 का क्वेश्चन है राजा। लेटेस्ट भी दिखा दूंगा, बिल्कुल जो लेटेस्ट आए हैं ना वो भी दिखा दूंगा। देखो बैलेंस शीट है एच का और एस का। डायरेक्ट एंट्री से मैं आऊं तो फाउंडेशन में क्या पढ़ के आऊं? अकाउंट ही पढ़ के आना है बेटा, फाउंडेशन के अकाउंट पढ़ के आना है, बाकी तो कोई है नहीं। ठीक है ना बेटा, तो आप अकाउंट पढ़ के आ सकते हैं। आइए ये सब देख लीजिए, होल्डिंग सब्सिडरी, नंबर ऑफ शेयर देख लीजिए। ये पहला पॉइंट है। ये दूसरा पॉइंट है, बुक वैल्यू इतना है, उसकी रिवैल्यूएशन हो रही है। और तीसरा पॉइंट है कि ट्रेड रिसीवेबल म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है। लेकिन चौथा पॉइंट ये है कि ये गुड्स 10% पे चार्ज हो रहा है और अभी 55,000 का गुड्स है, इसका मतलब 5,000 का प्रॉफिट है इसमें। और बेचा किसने है? बेचा है होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी ने, यानी कि अपवार्ड है। आपको बैलेंस शीट बनाना है, मई 18 है। देखो पहले 20 का आता था, अब 20 का नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चे, अब मैक्सिमम आएगा 15 का। सबसे पहले प्रॉफिट को एनालिसिस कीजिए, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट निकालिए, फिर बैलेंस शीट बनाइए ना, कौन रोक लेगा? तो चलिए पहले हम लोग प्रॉफिट को एनालिसिस करते हैं। जैसे किताब में दिया है वो भी ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा मैंने टेबुलर फॉर्मेट में कराया है। आइए शुरू करते हैं। देखिए डेट ऑफ इक्विशन कब है राजा? साल के शुरू में है, फिर ज्यादा दिक्कत नहीं है। बीच में होता है ना तो सबका ध्यान देना होता है। देखिए रिवोल्यूशन इतना हो रहा है, बुक वैल्यू इतना है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। पर ये रिवैल्यूएशन 30 हो रहा है, बुक वैल्यू 40 है। आप कहेंगे 40 कैसे पता चला? तो दिया हुआ है बेटा वो 34, 15% के बाद दिया हुआ है तो 40 हुआ ना। दिया हुआ है 3 लाख, नहीं दिया हुआ है, अच्छा दिया हुआ है 2 लाख, नहीं भी दिया हो तो भी निकाल लेते, दिया हुआ है। अब यहाँ एक्स्ट्रा डिप्शन भी निकल जाएगा। इसमें डिफिशियंसी है और इसमें क्या है? सरप्लस है, वो तो हमें पता है। अब ये आइए जनरल जब जो शुरू वाला था वो तो यहाँ आएगा, दिया हुआ है शुरू वाला 50 और अभी एक 55 है, तो एक 5 इधर चला जाएगा। अकाउंट का क्या टॉपिक? फाउंडेशन का पूरा अकाउंट पढ़ना चाहिए बेटा, ठीक है ना? घबराइए नहीं, हार हिम्मते मर्दा मद्दे खुदाए, घबराने से थोड़ा ना कुछ होता है, बिल्कुल आप ना घबराएं। अच्छा क्या है, पढ़ाई कोई भी आदमी फाउंडेशन 2 3 4 महीने पढ़ के कर लेता, आप भी कर लेंगे। पूरा जीवन देखो कितना लंबा होता है, क्या फर्क पड़ता है 2 महीने 4 महीने से? कोई फर्क नहीं पड़ता। सब मन का बहम है। लाइफ में हम लोग से पूछिए ना, हम लोग 52 53 साल के होने वाले हैं, 53 साल के। हमें पता है लाइफ में कोई मायने नहीं रखता, साल 2 साल, 6 महीने 3 महीने, अगर काम हो जाए तो, ना हो तो बहुत ही मायने रखता है। ठीक है ना? हो जाना चाहिए, मेन बात ये है।
ठीक है बेटा, आगे बढ़े, पढ़िए। ये प्रॉफिट हुआ है तो वो भी देखना पड़ेगा, ये लॉस हुआ वो भी देखना पड़ेगा, और उसका एडिशनल डिप्शन भी देखना पड़ेगा। तो ये प्री है, इसके भी दो हिस्से, इसके भी दो हिस्से, इसके भी दो। ये ऐसे ही बनाना चाहिए, ऐसे ही मैं बनाता हूँ। अगर आपको याद हो क्लास में, तो इसी तरह से मैं बनाता हूँ। बाकी क्वेश्चन मैंने बड़ा लंबा लंबा बना रखा है, उन्हें बेकार है, ये ज़्यादा अच्छा तरीका है। ये हो सकता है ये जिन्होंने बनाया हो वो टॉपर से पढ़े हों, इसीलिए उन्होंने ऐसे बनाया है, ऐसा पॉसिबल है। चलिए ध्यान दीजिए, 40 यहां पढ़िए, माइनॉरिटी का 20 मिलेगा, इसका भी 20% मिलेगा, सीधे 20% ना लिख लें, बेकार की बात, ठीक से नहीं पढ़ा इन्होंने मेरे से। सीधे 20% लिखें, 34, इसका 20% 21, और इसका 20%, और एक प्री इक्वेशन प्रॉफिट है ना, वो घटा दें। हालांकि वो ना यही घटा देते अगर आराम से, तो भी बात नहीं होती कोई, पर चलो इन्होंने बाद में घटाया, एक ही बात है। ये ले लें, शेयर कैपिटल दोनों मिला के देखिए ना, एक 70 का 80%, ये गुडविल आ गया। इस तरह से कंसोलिडेटेड प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, ठीक बात है। सब मिला के इन्होंने ये बनाया है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, प्री इक्वेशन प्रॉफिट, अनलाइज प्रॉफिट, ये हो गया कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। दोनों का ले लीजिए, म्यूचुअल ऑब्लिगेशन हटा दीजिए, एप्रिसिएशन और एक्स्ट्रा डिप्शन का ध्यान दीजिएगा, डिवैल्यूएशन और हुआ है और उसके एक्स्ट्रा डिप्शन का ध्यान दीजिएगा। बाकी इंटेंजिबल तो हमने वर्किंग किया था। इन्वेंट्री में अनलाइज प्रॉफिट घटाइए, रिसीवेबल में म्यूचुअल ऑब्लिगेशन घटाइए, कैश एंड बैंक तो एज रहेगा, और इसके बेसिस पे आप आराम से टोटल कैलकुलेशंस कर देंगे। ठीक है बेटा, अब एक दो बातें और हैं, वो भी अब जाते जाते सुनते जाइए ताकि ये चीज कंप्लीट ही हो जाए। ये देखिए 21 कहता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी यूनिफॉर्म फॉर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तभी कंसोलिडेशन होगा। किसी कारण से डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो हुआ है तो कंसोलिडेशन से पहले ये जरूरी है कि हम सब्सिडरी कंपनी के बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट करें ताकि वो होल्डिंग के यूनिफॉर्म हो सके। क्या हो सके? वो होल्डिंग के यूनिफॉर्म हो सके। ठीक है बेटा, आगे चलें। देख लेते हैं क्वेश्चन। देखिए ये है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है नवंबर 2019। कंपनी है एक ही, उसी का 2 साल दिया हुआ है, बाकी सब तो ठीक है। यहां देखिए, इसकी इन्वेंट्री फीफो है, उसकी इन्वेंट्री लीफो है। अगर हम ऐसा करते तो फर्क पड़ता दोनों साल में। तो देखिए जब इन्वेंट्री घटेगा तो प्रॉफिट घटा लेंगे, जब बढ़ेगा तो बढ़ा लेंगे। 2% हमने प्रोविजन बनाया है, लगता है कि वो कंपनी नहीं बनाती, तो देखना पड़ेगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज एक है जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है, इतना और इतना, इतने का था, मतलब इतने का था
12.5 यहाँ राइट ऑफ किया, 25 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 12.5 यहाँ किया, फिर 12.5 यहाँ किया। लेकिन होल्डिंग कंपनी इस तरह का सब एक ही बार में राइट ऑफ कर देते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये 25 लेस कर देना है। अब कहता है कि बैलेंस शीट रीस्टेट करो, कंसोलिडेट मत करो। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव इंफॉर्मेशन सच रीस्टेटमेंट इज नेसेसरी टू मेक द अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म करने के लिए ये जरूरी था। ठीक है राजा, चलो कैसे करेंगे? देखिए यहां करते हैं, यहां करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में दिक्कत है, तो हम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ठीक करेंगे। यहां लेस होगा, यहां ऐड होगा, और आप जानते हैं अगर ऐसा कुछ भी होगा तो प्रॉफिट पे भी फर्क पड़ेगा। यहां लेस होगा, यहां ऐड होगा। लेकिन एक बात और याद रखिए, ओपनिंग स्टॉक अगर कम होगा तो अगली बार का प्रॉफिट 5 बढ़ेगा भी। ओपनिंग स्टॉक का असर 2 साल पड़ेगा, एक तो पिछले साल के क्लोजिंग पे और एक अगले साल के ओपनिंग पे। क्लोजिंग का असर इस साल और फिर अगले साल, तो अगला तो बना नहीं रहे। फिर पढ़िए और क्या कहता है, और कहता है ट्रेड रिसीवेबल 2% घटा रखा। अच्छा सोचो अगर 2% ना घटाया होता तो कितना होता, है ना बेटा? तो जो ये प्रोविजन हमने घटा रखा है, नहीं घटाते तो यहां इसको जोड़ देंगे। ठीक बात है। और ऐसे अगर ये देखिए, ये केवल एडिशनल आएगा, एडिशनल जितना भी है उसका एडिशनल आएगा, वो एडिशनल यहां जोड़ देंगे। और प्रीपेड एक्सपेंस ये तो आसान है। देखिए प्रीपेड एक्सपेंस इसमें शामिल है 12.5 और इसमें शामिल है 25, तो ध्यान दीजिए यहां से तो 25 लेस कर देंगे, और नहीं लेस नहीं ऐड करेंगे, लेस करेंगे, राइट ऑफ करते तो लेस करते। और यहाँ पे 12.5 हमने घटाया है, जो कि पिछले साल राइट हो जाता तो नहीं करना पड़ता, तो यहाँ पे 12.5 हम ऐड करेंगे। विल ऐड 1250। क्यों 1250 ऐड करेंगे? क्योंकि वहां पे एडजस्टमेंट नहीं होनी थी लेकिन हमने कर रखी है। और ऐसा करके जो आएगा बस वही हमें दिखा देना है। नया बैलेंस शीट रेडी, एक यहाँ चेंज होगा, एक यहाँ चेंज होगा, एक यहाँ चेंज होगा, एक यहाँ चेंज होगा, नया बैलेंस शीट बना के दिखा देना है। लो जी बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन भी देखिएगा, कम आता है लेकिन देखिएगा। अब आइए सबसे आसान कंसोलिडेटेड पीएल, दुनिया का सबसे आसान काम। कुछ नहीं करना है बेटा, कंसोलिडेशन फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन करना है, जिस दिन आपने खरीदा उसके बाद से करना है। लाइन टू लाइन आइटम जोड़ना है, लेकिन म्यूचुअल ट्रांजेक्शन घटाना है। सेल्स परचेज, एक का सेल दूसरे का परचेज, बाहर बेचा वो नहीं, आपस में। ठीक है, इंटरेस्ट पेड, फीस दिया है, सर्विस दी है, वो सब हटा दीजिए। ठीक बात है कि नहीं? वो सब हम लेस कर देंगे। ये किसी और का है, इसको हटाइए, ये तो एस की बात है। तो इतनी सी कहानी है आपके कंसोलिडेटेड पीएल। अब देखिए मैंने 1 घंटे में सिर्फ कॉन्सेप्ट का रिवीजन कराया। अब इस 1 घंटे में जो हम लोगों ने पढ़ा बेटा, आपको इसे लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। घर पे खूब जम के इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए ये बताता हूं, ये पीएल है ना, दोनों का दे रखा है। कहता है कि इसने गुड इतने में खरीदा एक दूसरे से, कोई बात नहीं, इसका घटा देंगे उसका भी घटा देंगे, 81 81। अच्छा थोड़ा अभी क्लोजिंग स्टॉक में है तो उसका अनलाइज प्रॉफिट भी घटा देंगे। ठीक बात है कि नहीं?
हम उसका अनलाइज प्रॉफिट भी घटा देंगे बेटा, कोई दिक्कत थोड़े ना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, होल्ड 75% इक्विटी शेयर एंड इक्विटी शेयर प्रायर टू दिस मच इज दिस मच। देखो बेटा, ये एक के इनकम में शामिल होगा, दूसरे के एक्सपेंस में, दोनों जगह घटाना है। ये एक के सेल में शामिल होगा, दूसरे के परचेज में। ये एक के इनकम में शामिल होगा, दूसरे के एक्सपेंस में, और इससे कोई लेना देना नहीं है। पीएल बनाइए। देखिए, दोनों सेल लिया, म्यूचुअल घटा दिया, कंसल्टेंसी घटा दिया, फीस घटा दिया, सेल्स एंड अदर इनकम में। इंक्रीज बारे में प्रॉफिट घटा दिया, परचेज घटा दिया, यहाँ तो कुछ नहीं है, कंसल्टेंसी वाला घटा दिया, और थोड़ा सा ये भी घटा दिया, हो गया। और क्या करना है? तो है बहुत आसान बेटा, लेकिन एग्जाम में 30 नंबर इतना आसान नहीं होगा। 30 माने 14 नंबर, इतना आसान नहीं होगा। मैं आप सभी बच्चों का आह्वान करता हूं कि अब आज हमने पढ़ा, ठीक है ना, तो कल से खूब मन से आपको आज भी थोड़ा रिवीजन कीजिए। भी लॉ वाले सर आएंगे, वहां भी रिवीजन कीजिए, और कल से फिर कल पूरे दिन इसका ट्राई कीजिए। हम मंडे को फिर से एक नया एएस लेकर आएंगे, और अब की बार हम पढ़ाएंगे एएस 23 और 27। उससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। 21 तो हो गया, लेकिन 26 और 27 हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, आप तब तक के लिए आप सबको गुड बाय।